गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ का 6th चैप्टर, जो कि हमारा ट्रायंगल्स है। ठीक है, देखिए, अभी तक की क्लास में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी के अंदर हम लोगों ने सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, सिमिलरिटी इन पॉलीगन्स, काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट किए। और लास्ट क्लास के अंदर, इस बैच के अंदर, हम लोगों ने ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जिसको हम लोग ए ए या फिर ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं, कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ तक बताइए चैट सेक्शन में टाइप करके कि अगर इतना सभी को क्लियर था, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर, हमने लास्ट क्लास के अंदर ए या फिर जिसको हम लोग ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं, कंप्लीट किया था। ठीक है, जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर बताइए, क्या इतना सभी को याद है? ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थोड़े से रिवीजन की हमें हमेशा जरूरत रहती है, ताकि हम लोग पीछे की चीजों से जुड़े हुए रहेंगे। तो बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं थ्योरम नंबर 6.1 का। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा थ्योरम नंबर 6.1 क्या थी, जल्दी से। सर, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, यानी कि थ्योरम नंबर 6.1 जो थी, वो हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम थी। अच्छा बच्चे, थ्योरम स्टेटमेंट याद है किसी को, क्या कहती है ये थ्योरम? यस किसी सर। को? अब बच्चे बोलिए, स्टेटमेंट क्या थी? सर, जब कोई लाइन मतलब कि एक ट्रायंगल में एक लाइन अगर उसकी एक साइड के पैरेलल होगी, तो वो उसकी बाकी जो दो साइड बच गई, उसको वो दो इक्वल प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि सर हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, और हमने ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर दे दिया। हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और हमने ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया? पी क्यू आर। आप कह रहे हैं सर, इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है। एक है हमारे पास में पी क्यू, एक है क्यू आर, और एक है पी आर। इन तीनों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल, आपने कहा सर हमने ये साइड चुन ली है क्यू आर, कि हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यानी कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन क्यू आर के पैरेलल है। ये लाइन क्या है? क्यू आर के पैरेलल, यानी कि समांतर है। ठीक है, और हमने इस लाइन का नाम दे दिया ए बी। क्या दे दिया? ए बी। ठीक है, आपने कहा कि सर एक ट्रायंगल अगर हमारे पास में है, और हमने उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ट्रायंगल के अंदर, तो ये बाकी दोनों साइडों को जिन पर टच कर रही है, इन्हें एक प्रोपोर्शन में कट करेगी। यानी कि इनका जो रेशियो होगा दोनों साइड का, वो इक्वल होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि हमें गिवन क्या होता है बीपीटी के अंदर। सर गिवन हमारे पास में ये होता है कि एक ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर, और जिसके अंदर हमें ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, इन विच, लोग लिख देंगे इन विच, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में क्या है बच्चे, कि जो ए बी है वो पैरेलल है क्यू आर से। ठीक है, हमें इसके अंदर गिवन ये होता है, और हमें याद क्या रखना होता है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे, हमें जो याद रखना है उसका रिजल्ट ये है कि जब एक ट्रायंगल के अंदर हमने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में कट करता है। सेम रेशियो का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर एपी, यानी कि इधर का रेशियो एपी अपॉन ए क्यू, हमने लिखा एपी अपॉन ए क्यू किसके बराबर होगा? सर बीपी अपॉन बी आर के बराबर होगा। बीपी अपॉन बी आर के बराबर होगा। बोलिए इतना क्लियर? ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर। ठीक है, ये रही इसकी स्टेटमेंट, यहाँ पे पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्या कहती है? ठीक है, स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि बाकी दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया भी गया। ठीक है, ये बीपीटी बोलती है, ये आपको याद रखना है। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके कुछ भी पूछ सकता है, अगर डाउट है आपको यहाँ तक अभी तक। ठीक है, अब हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। हिंदी में क्या चीज? हिंदी में और दिखा, वो आपने इसकी थ्योरम की वो दिखाई थी लिखने वाली।
जो ये लिखने वाली थ्योरम जो थी ये, यस सर। ठीक है बच्चे, इसको अभी आपको हिंदी में हम समझा देंगे। वैसे हमने हिंदी में ही समझाई है, हिंदी में बस ये कि आपको हिंदी की लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाता है। आपको वैसे एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना चाहिए, बट अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास रखी है हिंदी की बुक, हम पढ़ देते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 6.1 हिंदी में ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकिए से, ये रहा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इसकी हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ लिखी हुई नहीं है, आप कहेंगे कि लिख दो, तो फिर तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा टाइम निकल जाएगा। बस आप अपने पास में हिंदी की बुक रख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो बाकी चीजें समझ में, हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है। बस हाँ इतना मान सकते हैं कि यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है तो आपको अजीब लग रहा होगा देखने में, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर हमें अगर ट्रायंगल दे रखा हो, यानी कि हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, उसके अंदर हमें ये दे रखा है कि जो ए बी है वो क्यू आर के पैरेलल यानी कि समांतर है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन किसी भी साइड के समांतर यानी कि पैरेलल है, तो बच्चे वो बाकी दोनों साइडों को सेम अनुपात यानी कि एक बराबर अनुपात के अंदर डिवाइड करेगी। ये बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है। आपको इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट भी याद रखने हैं। क्या रखने हैं? कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आप सभी को इसके साथ में याद रखने हैं। याद क्या रखने बच्चे? ये तो होता ही होता है, ये बीपीटी है, लेकिन पर आप बस इतना याद रखना कि जैसा रेशो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे वैसा ही रेशियो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ लिखना है। वो सारे ही रेशियो सेम होंगे। जैसे कि आपका मन करे आप इधर लिखना ये चाहते हैं कि सर मैं तो लिखना चाहता हूं पी क्यू अपॉन पी ए, तो बच्चे आप इधर क्या लिखेंगे? आप इधर लिखेंगे सर पूरा का पूरा साइड पी आर अपॉन पी बी। बोले इतना क्लियर? जैसा रेशियो आप इस तरफ लिखेंगे उल्टे हाथ की तरफ, वैसा ही रेशियो आप सीधे हाथ की तरफ लिख देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी नहीं कहती है, बस आपको याद रखना है कि ऐसा भी ट्रू होता है, ये भी सच है, यानी कि ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है, ठीक है। बीपीटी ये है। नेक्स्ट हमें ये भी साथ में याद रखना है। अगर आपका मन कर रहा है कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा एपी अपॉन, आपने पूरा लिखा पी क्यू बराबर होगा बच्चे पीबी अपॉन पी आर के, ठीक है बच्चे, ये भी ट्रू है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जैसा रेशियो आप लिखना चाहते हैं उल्टे हाथ की तरफ वैसा रेशियो आप लोग लिख दीजिए सीधे हाथ की तरफ, वो सारे सत्य यानी कि ट्रू, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारे पास में थ्योरम 6.1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हमारे पास में थ्योरम थी 6.1। अब नेक्स्ट हमारे पास में थ्योरम के 6.2। कोई बच्चा बताएगा? हाँ बच्चे। सर जैसे कि जो आप एक बार पिछली वाली स्लाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे बच्चे, ये देखिए ये सर ये जैसे कि आपने लिखा है पी क्यू बाई पी ए और पी आर बाई पी बी, तो आपने बोला ये सही है। मतलब कि किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे पास पी ए बाई पी बी पी क्यू गिवन होता है और पी बी बाई पी आर, तो हम डायरेक्ट इसको जैसे कि हम करते हैं 1 प्लस करके या 1 माइनस करके पी ए बाई ए क्यू प्रूव करते ये हम डायरेक्ट, हैं। हाँ ये हम बता रहे हैं, ये हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? जहां पर भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको कह दिया जाएगा ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, बताओ ये साइड कितनी होगी। यानी कि जहां पर आपको वेरिएबल्स यानी कि लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है, जहां पर भी आपको लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है वहां आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। लेकिन पर जहां भी आपको प्रूफ करना है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए अगर आप डायरेक्ट ही लिख देंगे कि भाई हमें गिवन ये है टू प्रूफ ये है, और प्रूफ के अंदर आप लिखोगे कि बाय बीपीटी दिस अपॉन दिस, फिर तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। यानी कि प्रूफ के अंदर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। प्रूफ के अंदर आप लोग बीपीटी को इस्तेमाल करोगे तब आप अपना प्रूफ करोगे। आपको प्लस एक करना है, रेसिप्रोकल करना है, वो सब आप लोग बीपीटी को इस्तेमाल करके करोगे। बोले क्लियर? मतलब कि हमें ये प्लस और माइनस करके दिखाना पड़ेगा प्रूफ वाले में। हाँ प्रूफ वाले में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है भी आपकी बुक में, अभी समझाएंगे आपको।
कि जब आप प्रूफ करोगे तो आपको बीपीटी को ही इस्तेमाल करना होगा और +1 -1 या फिर रेसिप्रोकल करके आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। सर नहीं, वो तो मतलब कि क्वेश्चन है कि उसमें ऐसा गिवन है और वो प्रूफ करना है। जैसे एक थ्योरम है, उसमें हमारे पास ना पीए बाई पी क्यू गिवन है और पी बी बाई पी आर, मतलब को एस एस वाला जो क्राइटेरिया था ना, एस 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 क्राइटेरिया, उसमें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते पीए बाई पी क्यू गिवन है तो और पी बी बाई पी आर, तो ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई बीपीटी। नहीं, उसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बीपीटी बीपीटी आप देखो सामने क्या लिखा है। बीपीटी सिर्फ इतना बोलता है कि साइड्स को सेम रेशो में कट करेगी, यानी कि पी अपॉन ए क्यू बराबर होगा पीबी अपॉन बी आर। ये बीपीटी है। लेकिन पर बीपीटी की हेल्प से आप ये सारे रिजल्ट निकाल सकते हो, इसीलिए हमने लिखा है ये सत्य है। हमने ये नहीं कहा कि थ्योरम है, हमने कहा ये सत्य है, ये भी सत्य है। जहां पर आपको क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करते वक्त, जब आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम या फिर सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करोगे, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि ये हमारे पास में ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ये साइड इसके पैरेलल है, और आपको ये दिया गया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने कोई भी ए बी। आपको कुछ इस तरीके से डाटा दिया जाएगा कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में कितनी है, मान लेते हैं हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, बताइए पीबी कितना होगा। तो अब आपको बीपीटी अगर लगाने लगोगे इसके अंदर, तो भाई बीपीटी लगाने के लिए तो आपके थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे, आपने कहा सर अगर ये 2 है और पूरी 8 है, तो नीचे की कितनी बची, 6 बची, यानी कि इधर का रेशियो कितना आ गया सर, 2/6, यानी कि 1/3। इधर का रेशियो हमें नहीं पता कितना है, अगर ये x है 12 - x बचेगा, और हमें x अपॉन 12 - x को 1/3 के बराबर रखना पड़ेगा, तब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे। यही चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो कि सर हम अगर देखें तो पी ए अपॉन पी क्यू बराबर होगा पी बी अपॉन पी आर के, क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है, ये बीपीटी से आए हुए रिजल्ट्स हैं। तो अब लिख सकते हैं सर एपी आपने हमें 2 दिया है, पीक्यू हमें आपने पूरा का पूरा 8 दिया है, ये हमें 12 दे रखा है, हमें x निकालना है। तो आप डायरेक्ट एक ही बार में x निकाल सकते हैं कि बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 2/8, यानी कि हमारे पास में कितनी आ गई, 24/8 3 आ गई। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया ना इसको। यस सर, मैं समझ गई। इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो जहां भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे वहां तो आपकी थोड़ी सी लिमिटेशन होगी कि आपको क्या करना होगा, आपको आपको बीपीटी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में बीपीटी थ्योरम थी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रूफ होते हैं, और स्टैंडर्ड प्रूफ का मतलब ये है कि जैसा रेशो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ लिखो वैसे आप रेशो सीधे हाथ की तरफ लिख दो, वो ट्रू होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो थ्योरम 6.2 की। 6.2 थ्योरम कितने बच्चों को पता है, बताइए जल्दी से। 6.2 थ्योरम, बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए। सर ये बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम है। हाँ, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, यानी कि इस थ्योरम को हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी का उल्टा है। अब बीपीटी के अंदर हमारे पास में एक ट्रायंगल गिवन था, और ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल गिवन थी, तो हमने कहा कि वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन पर यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में एक साइड है। मान लीजिए ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी है, और इसके अंदर एक लाइन है हमारे पास में पी क्यू। इसके अंदर एक क्या है, हमारे पास में लाइन है पी क्यू, हम लिख दें कि इसके अंदर एक लाइन है पी क्यू। गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन ये होगा इसके अंदर हमें कि सर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, नहीं, ये पैरेलल गिवन नहीं है। हमें गिवन ये होगा कि इसका रेशियो सेम है, एपी अपॉन पी क्यू, एपी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये हमें गिवन है। देन हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये रेशियो बराबर है तो पी क्यू जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी के। ये इस बार थोड़ा सा उल्टा है, पहले ये गिवन था तो हमें ये रिजल्ट याद रखना था, इस बार हमें ये दे रखा है कि रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। क्लियर से देखो, बोलिए।
अब देखिए इसके अंदर भी सारी चीजें सारे रिजल्ट चलेंगे बीपीटी के। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास में ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए कि सर एपी अपॉन ए बी बराबर है ए क्यू अपॉन ए सी के, तो अगर ये गिवन है तो भी आप कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, अगर जैसा रेशियो आपके उल्टे हाथ की तरफ लिखा है वैसे रेशियो सीधे हाथ की तरफ लिखा है तो आप कह देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो ये हमारे पास में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थी। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर थ्योरम नंबर 6.3 डिस्कस की थी, तो पहले 6.2 का आपको एक बार रीड करके दिखा देते हैं स्टेटमेंट के बच्चे। 6.2 की स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि तो ये जो साइड है, ये जो लाइन है, ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 6.3 ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी और आज हम इसको रिवाइज करेंगे। थ्योरम 6.3 ये कहती है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास में दो ट्रायंगल होने चाहिए, एक ट्रायंगल बच्चे ये रहा और एक ट्रायंगल हमारे पास में ये रहा, हमारे पास में दो ट्रायंगल्स होने चाहिए। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है देन आपको बस इतना याद रखना है, देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको काट दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोले इतना क्लियर? अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए ये एंगल ए हमारे पास में कितना है बच्चे, 40 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल सी है हमारे पास में 60 डिग्री है, और ये जो एंगल बी है हमारे पास में 80 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि ये डी एंगल 80 डिग्री है, ये जो एंगल ई है ये हमारे पास में 60 डिग्री है, और ये जो एंगल एफ है ये हमारे पास में 40 डिग्री है। तो बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आप कहेंगे हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये देखिए यहाँ पर तो आपको 60 डिग्री 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, सर ये रहा 40 डिग्री, यानी कि इनके एक एंगल बराबर हो गया। सर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 80 डिग्री, ये रहा 80 डिग्री, यानी कि इनके दो एंगल्स बराबर हो गए। ठीक है, तो सर तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप मजबूरी में ही बराबर हो जाएगा। ये देखिए 60 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री, यानी कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है। इतना क्लियर सभी को? अब नाम कैसे लिखेंगे बच्चे? नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, बताइए किसका, डी एफ लिख दे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए जरा, ये ट्रू है या फॉल्स है? चैट सेक्शन के अंदर बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। संदीप, आपको बच्चे संदीप उपाध्याय के नाम से आपको जो भी डाउट हो आप माइक ओपन करके पूछ लेना। अभी बताइए क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के? एक ही बच्चे का आंसर आया है टी, रवीश का। एक बच्चे का आंसर आया एफ, एक का आया एन, एक का आया है फॉल्स। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है, बट आपने इनका नाम सही नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, तो बच्चे आपको नाम ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर एंगल ए कितना है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री वाला लिखो एफ। ठीक है सर। एंगल बी कितना है, सर एंगल बी है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री वाला लिखो डी। और एंगल सी कितना है, 60, तो 60 डिग्री वाला लिखो ई। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल सिमिलर है एफ डी ई के। ठीक है, बाय आप लिखेंगे ए ए या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, क्राइटेरिया ऑफ सॉरी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ये सिमिलर है बाय ए या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है,
अगर यहाँ तक यस क्लियर है कि सर। सर ये दोनों सिमिलर हैं और इनके सिमिलर का रीजन है ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। या फिर आप ट्रिपल ए भी लिख दो चाहे डबल ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक चीज याद कराई थी, क्या चीज? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको याद ये रखना है कि बच्चे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या आपने कहा सर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। यानी कि एंगल पी बराबर होता है एंगल ए के, एंगल क्यू बराबर होता है एंगल बी के, और एंगल आर बराबर होता है एंगल सी के। साथ के साथ उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि पी क्यू का रेशियो ए बी के साथ में बराबर होगा क्यू आर का रेशियो हाँ बी सी के साथ में, और ये बराबर होगा पी आर का रेशियो ए सी के साथ में। अब बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। वंदना वर्मा के नाम से बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप माइक को बंद कर ले करें। अगर आपको पता लग जाता है किसी भी वजह से किसी बच्चे का माइक ओपन है तो आप सभी अपना माइक चेक कर लिया करो, कहीं आपका तो ओपन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए इतना क्लियर कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब आपने यहाँ पे पीछे क्या लिखा है कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप कह देंगे कि सर इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि सर ए बी का रेशियो एफ डी के साथ में बराबर होगा बी सी का रेशियो डी ई के साथ में, बराबर होगा ए सी का रेशियो एफ ई के साथ में। बोलिए इतना क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इन द गिवन फिगर बिलो, ये एक फिगर दी गई है आपको, आर एस इज पैरेलल पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देन शो दैट। तो आपको ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, और आपके पास में 2 मिनट हैं जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, ठीक है। 2 मिनट है आप लोगों के पास में। सर एक बार हिंदी में बताना, क्या चीज? हिंदी में बताना सर एक बार। बिल्कुल बता देंगे बच्चे, अभी आप इसको ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं हिंदी में कि इस आकृति के अंदर, इस आकृति के अंदर आपको दिया गया है कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है, ठीक है। जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। तो आपसे कहा गया कि आप बताइए कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार सभी बच्चे जल्दी से। हम कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक करेंगे जल्दी से। हो जाए प्लीज वो। मनीष आपने हैंड राइज किया बच्चे, आपका हो गया है क्या? माइक ओपन कीजिए मनीष। हुआ किसी बच्चे का? बोले बच्चे, हुआ किसी बच्चे का? दिखाई बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए एक बार नोटबुक की तरफ, ठीक है। राजबाला के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, बच्चे ऐसे रहने देना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा ब्लर से दिख रहा है कैमरा, थोड़ा साफ होने दीजिए। .
ठीक है, लेकिन पर आपने रीजन नहीं लिखा कि एंगल पी एंगल एस के क्यों बराबर है। आपने रीजन नहीं लिखा है बच्चे कि ये क्यों बराबर है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। बच्चे बिल्कुल रामपाल के नाम से जिसने भी क्लास को ज्वाइन किया है हम समझाएंगे। ठीक है, अब सभी बच्चे चेक करना जिसने सोल्व किया है। ठीक है बच्चे, एक बच्चे ने और क्लास ज्वाइन की है लालजी रॉय के नाम से। ठीक है, अब आप लोग मैच करना कि आप लोगों ने सेम ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डालेंगे गिवन, और गिवन में आपने लिखा कि हमें गिवन ये है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ये हमें गिवन है कि ये सब जो पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्रूफ, और आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल, आपने पी ओ क्यू और लिखा एस ओ आर, जो भी आपको प्रूफ करना है पी ओ क्यू और एस ओ आर आपने ऐसे लिख दिया, सिमिलर का साइन हटा दिया और एंड लिख दिया, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, एंड लगा दिया आपने सिमिलर का साइन हटा करके। ये देखिए यहाँ पर फोकस करना है, एंड लगा दिया है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे कि सर हमारा ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा कि एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ एस आर के। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है एकांतर अंतः कोण। जब दो हमारे पास में दो रेखाएं समांतर होती है और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो बच्चे ये वाले एंगल बराबर होते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, सॉरी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और बच्चे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और नाम क्या होता है इनका, अल्टरनेट, ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए यही चीज आपको यहाँ दिख रही है कि सर अगर इनको थोड़ा सा बढ़ाकर देखा जाता कुछ इस तरीके से, तो सर ये रही पी क्यू हमारे पास में, ये रही पी क्यू, और सर ये रही हमारे पास में आर एस, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये रही। तो बच्चे ये वाले कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। ठीक है सर, ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर एंगल पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल होगा पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल एस ओ आर के, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई यही प्रूफ करना तो हो गया, और लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बोले यहां तक क्लियर सभी को? सर मेरा राइट है। गलत है बच्चे, सही है? ठीक है, सही है सर। तो ऐसे आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये जो हमारे पास में है यहाँ पर ये जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क यहाँ नहीं होकर के आर्क यहाँ है। ठीक है, पॉइंट एस एंड टी आर सिचुएटेड on the side PR and QR of a triangle PQR respectively such that angle P, यानी कि ये जो एंगल P है
कि एंगल P बराबर है एंगल RTS के, इस वाले एंगल के बराबर है। सो डेट आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले इसके अंदर गिवन लिखेंगे, और गिवन के तौर पे हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस गिवन के तौर पे हमें ये लिखना है कि हमें गिवन क्या है कि बच्चे एंगल जो हमारे पास में P है वो बराबर है एंगल RTS। सर हमने ये सारे हमें क्वेश्चन given कर लिए हैं। ठीक है, बट ये 43 में तो नहीं हुआ था ना, B43 में तो नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन। सर ये एडिशनल बैच में ही हुआ था। हाँ, B43 में नहीं हुआ है, बाकी हम वही बोल रहे हैं कि देखिए अगर आपने किसी और बैच में पढ़ रखा है तो बच्चे B43 का जो लिंक जाता है वो 5.5 से 6.5 वाले बैच में और 7 से 8 वाले बैच में जाता है। हो सकता है आपने किसी बैच में पढ़ रखा हो, ठीक है, बट जो अभी 8:30 से 9:30 ये बैच चलता है इसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, सर हो गया क्योंकि है, ये बैच उन्हीं बच्चों को लिखा पिछली क्लास में नहीं हुआ हुआ था। बच्चे। लास्ट क्लास में हमें पता है हमने नहीं कराया सर था, जब आपने क्लास नहीं ली थी ना वो वाली, कि कोई और सर ने ली थी। बट लास्ट क्लास तो फ्राइडे को हुई थी। सर मतलब मैंने और लास्ट बोल फ्राइडे दिया आपसे, मतलब कि पहले जो किसी और ने ली थी आपके अलावा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं एक बार। बट देखिए ये बैच हम लेते हैं B43, ठीक है, और B43 हमेशा हम ही लेते हैं सविता मैम जब से गई है सितंबर से। बट कभी कभार हम छुट्टी पे चले जाते हैं किसी वजह से, तो शायद दीपक सर ने क्लास ली होगी, ठीक है, और दीपक सर ने B43 के अंदर क्लास ली थी बुधवार को, इसी सप्ताह की बात बता रहे हैं, पीछे जो गए बुधवार को, और बुधवार को उन्होंने BPT और BPT के क्वेश्चंस कराए थे। उसके बाद शुक्रवार को क्लास हमने ली थी, और शुक्रवार को हमने कराया नहीं था इस बैच के अंदर, यानी कि पिछले हफ्ते में सोमवार की छुट्टी थी, तो सोमवार को नहीं सर हुआ, मेरा एक बार चेक कर लो, मैंने नहीं लिख हुआ। लिया। ठीक है, चलिए तो B43 मैंने स्टूडेंट से लिख लिया। चलिए ध्यान से सुना। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया कि सर जो एंगल P है वो एंगल RTS के बराबर ही हमें गिवन है। टू प्रूव कि हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है RPQ वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, आपने हेडिंग डाला प्रूफ, और जो दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको लिखा आपने इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। हमारा काम क्या होता है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल ऐसे ढूंढने जो बराबर हो। तो एक तो काम आसान हो गया कि हमें गिवन ही दे रखा है कि संगत आप ट्रायंगल RPQ को देखेंगे, RPQ का मतलब है कि अगर आप इतने बड़े को देखेंगे, ये रहा RPQ, अगर आप देखोगे और इसको आपको प्रूफ करना है कि सिमिलर है ट्रायंगल किसके, RTS के, तो बच्चे आप ये कहोगे सर इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक एंगल तो साफ साफ बराबर दिख गया जो गिवन है, कि सर ये वाला एंगल इसके बराबर हमें गिवन है, ये तो हमें साफ ही दिख गया, हमने लिख दिया कि सर ये लो खत्म हो गया शुरू होते के साथ ही कि एंगल RPQ बराबर है एंगल किसके, RTS के, और हमने लिख दिया रीजन क्या है, गिवन, ये हमें गिवन है। सेकंड हमें पता है कि सर दोनों ट्रायंगल देखो उनमें ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा है, सर दोनों ट्रायंगल देखो तो उनमें ये वाला एंगल कॉमन है, भाई ये येलो वाला जो सेट किया गया है और ब्लू वाला जो सेट किया दोनों में कॉमन है, तो आपने लिख दिया एंगल PRQ बराबर होगा एंगल TRS के, ये क्या कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। बस इतना काफी हमारे लिए, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंस के नाम से, चलिए सर कोई बात। हाँ बच्चे बोलिए। सर वो मैं ही था सर, इसको हम सीधा एंगल आर लिख सकते हैं।
एक सेकंड रुकिए। अब बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे थे आप? सर जैसे मैंने इसको सीधा ऐसे लिख रखा है, गिवन का तो ऐसे कैसा उतार दिया, ठीक है, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस के, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। ठीक है, और सर कॉमन वाले में मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, एंगल आर बराबर है एंगल आर कॉमन। ठीक है, ये चल जाएगा, कोई सुनिए, ठीक है। अब बच्चे, जो बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में बोल दीजिए, सर हिंदी में समझा दो। आप बस हमें इतना बताना, क्या नाम है आपका? हमने कोई भी इंग्लिश का ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आया हो। रामपाल सिंह के नाम से बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाइए, आपके पास में हिंदी की बुक है? रामपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, वो कैमरा ऑन करके दिखाइए। रामपाल सैनी के नाम से, कि बच्चे आपके पास में हिंदी की बुक सामने रखिए खुली, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाना जल्दी से। बच्चे 1 मिनट का मतलब क्या होता है? अब आप लेकर आओगे, लेकिन पर जब आप क्लास के अंदर बैठे हो, और हमने पहले ही बोला था कि आप क्लास के अंदर हिंदी की बुक लेकर बैठना। देखो ये रही हिंदी की बुक हमारे पास में, देखो शायद दिख रहा होगा कि हिंदी की बुक है, इंग्लिश की नहीं है, ठीक है। बच्चे इतना आपको भी मेहनत करनी चाहिए कि चलिए 2-3 बैच अगर आपस में मर्ज है। स्लाइडें हिंदी में अचानक से आपके सामने नहीं आ सकती जब तक कि वो हिंदी में टाइप नहीं होती। आप हिंदी में बुक लेकर बैठते तो हम आपकी सारी हेल्प करते, ठीक है। निकालिए आप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज 6.2 से पहले। बच्चे अब कैमरा बंद कर लीजिए आप, रामपाल सैनी के नाम से। हम आपको बस ये समझाना चाह रहे थे कि आप बुक लेकर भी नहीं बैठे हो, बस हमें यही जानना था। आपने कहा ना 1 मिनट रुकिए सर, तो आप लेकर ही आए हो बुक। तो आप कैमरा बंद कर लीजिए अभी और देखिए, आपको दिया गया है आकृति में, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन शायद नहीं है, तो कोई बात नहीं। आपको बस इतना समझना है कि आपको एक आकृति दी गई थी। हम समझा दे रहे हैं बच्चे, जब आपको हिंदी में इतना टाइम कंज्यूम करना है, तो बच्चे आपको दिया गया था ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये दिया गया था कि ये पॉइंट आर पी क्यू, और ये पॉइंट है हमारे पास में टी एस, और ये वाला एंगल इसके बराबर दिया गया है। आपको दिया गया है कि आकृति में दिया है, हिंदी में लिख लो बच्चे, गिवन को शायद आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिया है एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे? हमें सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करनी है? कि त्रिभुज, जो हमारे पास में त्रिभुज आर पी क्यू है, वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर हल, या फिर आप लिखते हैं उपपत्ति करके, जो भी आप लिखते हैं हिंदी में हल, या फिर उपपत्ति करके जो भी आप हेडिंग डालते हैं वो डालेंगे, और लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। आप बस ऐसे लिखेंगे हिंदी में, और कुछ नहीं होगा इससे अलावा। आप फिर लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, लिख दोगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब फिर आप लिखोगे एंगल आर बराबर एंगल आर, और ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, कोण है। देयरफॉर त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ए समरूपता के, समरूपता की कसौटी से, बस इतना लिखना है। अब बताओ इसमें कहाँ इंग्लिश थी और कहाँ हिंदी है, बताइए।
क्या आप गिवन को दिया है नहीं लिख सकते थे? क्या आप प्रूफ को सिद्ध करना है नहीं लिख सकते थे? टू प्रूफ को क्या आप टू प्रूफ को सिद्ध करना है नहीं लिख सकते थे? क्या आप प्रूफ को हल नहीं लिख सकते थे? क्या आप इसको एंड नहीं लिख सकते थे? और इस में को आप लोग क्या पहले इन नहीं लिख सकते थे? इस गिवन है को दिया को गिवन लिखना था, यहाँ पर कॉमन लिखना था, और यहाँ पर ए क्राइटेरिया और सिमिलरिटी लिखनी थी। ये इंग्लिश थी इसके अंदर। अब बताओ, रामपाल सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप 10th क्लास में हिंदी और इंग्लिश के लिए लगे हुए हो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, बट इतना तो समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स के अंदर, यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, ना तो कोई खास इतनी हिंदी है और ना ही इसके अंदर कोई खास इतनी इंग्लिश है, ठीक है? ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी और इंग्लिश से फ्री है। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सर मुझे हिंदी नहीं आती तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बोल तो हम जब से पढ़ा रहे हैं हिंदी में ही रहे हैं। एक दो टर्म है, आप उनको पूछ सकते हो कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? बट अगर हम लोग ऐसे करने लगे कि एक बार पूरा क्वेश्चन हिंदी में लिख के सोल्व करें, एक बार पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के सोल्व करें, तो फिर तो शायद 2 ही क्वेश्चन होंगे पूरी क्लास के अंदर और टाइम खत्म हो जाएगा। आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, while at the same time the length of the shadow of a tower 28 meter, find the height of the tower। ठीक है, बस आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं हम कि एक हमारे पास है वर्टिकल पिलर, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक हमारे पास में सीधा पोल, यानी कि कुछ सीधी चीज खड़ी है। वर्टिकल मतलब है कि कुछ सीधी चीज खड़ी है, ठीक है? द लेंथ ऑफ द शैडो, यानी कि उसकी परछाई की लेंथ 6 मीटर है, यानी कि जो उसकी परछाई की लंबाई है 6 मीटर है। नहीं सुनिए, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो परछाई की लंबाई है वो 4 मीटर है ग्राउंड के ऊपर, जबकि इस सीधे पिलर की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, ठीक है? यानी कि जो पिलर है जो सीधा खड़ा है सर वो तो 6 मीटर लंबा है, और इसकी जो परछाई है वो ग्राउंड के ऊपर 4 मीटर की है, ठीक है? एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर जब ये घटना हुई है कि पिलर 6 मीटर लंबा, उसकी परछाई 4 मीटर लंबी है, उसी टाइम पर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 28 मीटर। एक टावर की परछाई, टावर की परछाई की लंबाई कितने मीटर है? 28 मीटर है। तो टावर की लंबाई बताइए, ठीक है बच्चे? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, पर जल्दी से आंसर बताइए। एक हमारे पास में सीधा पिलर है, उसकी लंबाई 6 मीटर है और उसकी परछाई 4 मीटर है। उसी टाइम पर एक टावर की जो परछाई है वो 28 मीटर की है, तो बताइए टावर की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, सर चलिए 42 बताइए। मीटर। 42 मीटर। चलिए बाकी और कोई बच्चा आंसर बताएगा? एक बच्चे ने आंसर, अच्छा आप अपना नाम चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जिन्होंने आंसर बताया 42 मीटर। ठीक है, प्रिंस, शिवम लक्ष्मी, ठीक है, शुभम नहीं शुभ लक्ष्मी, ठीक है, अंशु, खुशबू। अच्छा कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया है? यस सर। बताइए। सर इसमें मतलब कि गिवन था कि एक 6 मीटर का पिलर है जिसकी शैडो 4 मीटर बन रही है, तो इससे मैंने मतलब कि एक पिलर बनाया और ग्राउंड बनाया, और फिर उसके मतलब कि पिलर के जो टॉप और ग्राउंड का मतलब जहाँ तक शैडो बन रही है ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन जाएगा।
जो, और ये पिलर है तो ये ग्राउंड पे वर्टिकली होगा तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह एक टावर भी ग्राउंड पे खड़ा है जिसकी शेडो 28 मीटर बन रही है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ट्रायंगल में। एक तो ये हो गया, और उसके बाद जो एक होगा जो ग्राउंड से ऊपर टावर तक का एलिवेशन होगा वो सेम होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर इनका रेशियो ये ले सही है। लेंगे, टावर का जो लेंथ होगी वो x होगी, x/28 इज इक्वल टू 6/4 मीटर, और उसके बाद की इसको मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, यानी कि आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक टाइप है हमारे पास में शैडो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इसको आप एक टाइप के अंदर ही पढ़ सकते हो कि शैडो टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना नंबर का आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में 2 ही नंबर का आ जाए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आ जाए। सेम ही क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं एपी आपके सिलेबस में, एपी के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता। अब एपी का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है कि नहीं आता है, एमसीक्यू में आता है। तो क्वेश्चन की डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आ कितने नंबर में रहा है, 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है। मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, कोई मना कर देगा 1 नंबर में सोल्व करने के लिए, मैं सोल्व नहीं करूंगा, तो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल जाएगा, आपको सोल्व तो तब भी करना पड़ेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि सर शैडो वाले क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा और एक उसकी शैडो होगी, यानी कि परछाई होगी, और इसको हमने लिखा ऑब्जेक्ट 1 और उसका रेशियो लिखा शैडो के साथ में, और ये रेशियो जो होगा वो बराबर होगा ऑब्जेक्ट 2 का उसकी शैडो के साथ में। बस इतना आपको याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई का रेशियो उसकी शैडो के साथ में बराबर होगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई और उस दूसरे ऑब्जेक्ट की परछाई के साथ में। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए एक पिलर है जो कि 6 मीटर लंबा है और सर उसकी जो परछाई है वो 4 मीटर की है। हमें ऑब्जेक्ट 2 की लंबाई निकालनी है कि वो कितने मीटर का है, जबकि जो उसकी परछाई है वो 28 मीटर की है। आप लोग जानते हैं अगर कहीं लिखा है 2:3 तो आप उसे लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपने इसको लिख दिया 6 मीटर बटे 4 मीटर बराबर x मीटर अपॉन 28 मीटर। ये कट गए सारे, यानी कि आगे 3/2 बराबर 28, सॉरी x अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर 2 × x बराबर 28 × 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से 2 हटेगा नीचे आ जाएगा, काटा कितना आ गया 42 मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को, x की वैल्यू कितनी आ गई 42, और x के आगे क्या लिखा है मीटर, यानी कि आगे आंसर 42 मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, सर आप एक बार फिर से बताएंगे ये रेशियो जैसा। हाँ बिल्कुल बताएंगे बच्चे, रेशियो मेथड बिल्कुल बताएंगे। देखिए आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट 1 की जो लेंथ है उसका रेशियो निकालो उसकी शैडो के साथ में, यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पिलर है तो बच्चे पिलर की लंबाई का रेशियो निकालो पिलर की परछाई के साथ में। ठीक है, और ये रेशियो बराबर होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास है टावर, यानी कि टावर की लंबाई और टावर की शैडो की लंबाई। बोले क्लियर सभी को। ये L4 लंबाई हमने लिख दिया है, यानी कि टावर की लंबाई और उस टावर की शैडो की लंबाई। यहाँ पे हमने लिखा है पिलर, पिलर की लंबाई और बच्चे उस पिलर के शैडो की लंबाई। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट 1 इसकी कुछ लंबाई होगी, शैडो 1 यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो शैडो की लंबाई है ये बराबर होगा ऑब्जेक्ट 2 यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ लंबाई होगी, इसका रेशियो इस ऑब्जेक्ट की शैडो की लंबाई के साथ में ये बराबर होगा। जैसे कि पिलर हमारे पास में 6 मीटर का है और उसकी परछाई 4 मीटर की है, तो ये रेशियो बराबर होगा कि जो हमारे पास में टावर है उसकी लंबाई हमें नहीं पता, उसको x मान लिया, और उसका अनुपात उसकी शैडो यानी कि 28 मीटर के साथ में। बोलो क्लियर। यस सर अब समझ आ गया। हाँ, तो इस 6:4 को हम लोग लिख सकते हैं 6/4 बराबर होगा
x रेशो 28 को लिख सकते हैं x बटे 28। और बच्चे सोल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास में कि 4 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 28। बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 6 इंटू 28 बटे 4, 4 से काटा 7 और 7 से कितना हो गया 42 मीटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि सर एक टाइप ही होती है रेशो वाले क्वेश्चन के। तो जब भी हमारे पास में टाइप आएगा शैडो, मतलब शैडो वाला, रेशो नहीं शैडो वाला, परछाई वाला क्वेश्चन आएगा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा, बट हमारी क्लास इतनी सफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी के मामले में इतनी नहीं है कि जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे उतने नहीं हो पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि बाकी सारी चीजें जल्दी से सब करके खत्म कराई जाए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को। सर